स्टूडेंट्स हाय, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था। तो पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था क्या होती है? यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय को वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखें कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो। डियर स्टूडेंट्स, देखें, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय, ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश परस्पर बहुत कम दूरी अल्पांश दूरी में रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने हुए वैद्युत निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब डियर स्टूडेंट्स किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय को इस प्रकार से रखा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय में एक आवेश से दूसरे आवेश को मिलाने वाली सीधी रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष ए से बी की ओर। तो डियर स्टूडेंट, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, इधर से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर की ओर जा रही हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव, आपको डियर स्टूडेंट्स पता है कि वैद्युत क्षेत्र सदैव धन आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है। तो यहां से धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। यह निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं कि ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं। यदि इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय इस प्रकार से रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष ए से बी की ओर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष ए बी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, तो इस प्रकार की अवस्था को वैद्युत द्विध्रुव की, इस प्रकार की अवस्था को वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था क्यों कहते हैं? डियर साम्यावस्था में इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको पता है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर एक वैद्युत बल आरोपित करता है, एक वैद्युत बल लगाता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर जो E है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव निकाय में चूंकि दो आवेश प्लस Q माइनस Q दोनों हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q आवेश पर बल और माइनस Q आवेश पर बल, दोनों पर बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के कारण प्लस Q आवेश पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा कहाँ होगी डियर स्टूडेंट्स? तो इसकी दिशा होगी प्लस Q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के कारण प्लस Q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होती है। तो प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल हो गया F प्लस Q। इसी प्रकार इस वैद्युत क्षेत्र के कारण माइनस Q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तो स्टूडेंट, इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी सीखा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश स्थित होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश पहुंचता है या कोई आवेश स्थित होता है तो वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर एक वैद्युत बल आरोपित करती है। वैद्युत बल आरोपित जो होता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो उसकी भी अपनी दिशाएं होंगी, तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के कारण प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल अर्थात धनावेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की
दिशा की ओर लगता है और वैद्युत क्षेत्र के कारण ऋण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। इस प्रकार बल F प्लस क्यू और F माइनस क्यू ये परिमाण में बराबर हैं, क्योंकि हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ा था E बराबर F अपॉन Q, तो यहां से हमको मिला या F बराबर QE। तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल है F प्लस क्यू F पॉजिटिव F बराबर QE और F माइनस क्यू बराबर भी QE, क्योंकि यहां पर हमने दिशाएं प्रदर्शित की हैं और जब हम दिशा प्रदर्शित करते हैं तो हम ये बात स्टूडेंट्स याद रखेंगे, आगे हमको न्यूमेरिकल में भी आवश्यकता पड़ती है कि जब हम सदिश राशि की गणना करते हैं, यहाँ पर वैद्युत बल चूंकि हमको पता है बल एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि की गणना करते समय केवल व केवल आवेश का परिमाणात्मक मान लिया जाता है, उसके चिन्ह नहीं लिए जाते। क्यों? क्योंकि हम दिशा बना रहे हैं कि धन आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है और ऋण आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। अतः परिमाण दोनों का F बराबर QE के अनुसार प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल भी F बराबर QE है और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला भी बल का परिमाण F बराबर QE है। यहाँ पर यह दोनों बल परिमाण में बराबर है किंतु दिशा में विपरीत है और इनकी क्रिया रेखा भी एक सीधे में है। तो जब डियर स्टूडेंट किसी बिंदु पर किसी निकाय पर, हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा था कि जब किसी बिंदु पर किसी निकाय पर दो बल इस प्रकार से कार्यरत होते हैं कि वो बल परिमाण में F बराबर QE, यहां भी F बराबर QE, ये प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल है, ये माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल है, तो जो F पॉजिटिव है उसका परिमाण भी QE और जो F नेगेटिव है उसका परिमाण भी QE। तो जब किसी बिंदु पर या किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय पर दो बल इस प्रकार से लग रहे हैं कि दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को परस्पर निरस्त कर देते हैं और लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो यह किसी प्रकार, क्योंकि नेट फोर्स जीरो तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी जीरो हो जाता है और जब एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया तो यह जो द्विध्रुव निकाय है यह गति नहीं करता, मोशन नहीं करता, अर्थात साम्य स्थिति में होता है। तो इस अवस्था में जब वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर जो लगने वाला नेट फोर्स है जब वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। और ये ऐसा कब होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव इस तरह की स्थिति में रखा हो कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो। तो जब वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर होती है तभी यह स्थिति बनती है कि वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं और इनका जो परिणामी बल कुल बल होता है नेट बल को शून्य होता है और जब नेट बल शून्य होता है तो त्वरण भी शून्य होता है। त्वरण शून्य होने की स्थिति में यह द्विध्रुव निकाय साम्य स्थिति में अर्थात संतुलन की स्थिति में होता है। इस पोजीशन को ही, इस स्थिति को ही वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था कहते हैं। तो एट लास्ट डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर यह समझाकर मेक लाइन की परिभाषा में इस बात को कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तो वैद्युत द्विध्रुव की यह अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है या इसको वैद्युत द्विध्रुव की संतुलन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव किसी भी प्रकार की गति नहीं करता, ना ही रेखीय गति करेगा और ना ही घूर्णन गति करेगा। रेखीय गति भी नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, त्वरण भी शून्य है। तो जब यहाँ पर लगने वाला परिणामी बल नेट फोर्स भी जीरो है और नेट फोर्स जीरो होने के कारण बराबर ma के अनुसार आप लोगों ने पढ़ा था a = F/m। तो जब नेट फोर्स जीरो है तो त्वरण भी शून्य होगा। तो जब लगने वाला बल शून्य है, कुल बल परिणामी बल जीरो है तो त्वरण भी शून्य है और जब त्वरण एक्सीलरेशन भी शून्य होगा तो वस्तु
कोई रेखीय गति नहीं करेगी। अतः इस स्थिति में द्विध्रुव निकाय ना तो घूर्णन गति करता है और ना ही रेखीय गति करता है। अतः यह वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था संतुलन की अवस्था कहलाती है। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।